जी हाँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 के अंदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो गया है? अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक सिलेक्शन एल्गोरिथम लेकर आई हूं जो आपको हेल्प कर सकता है आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दिनों दिन जिस हिसाब का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स और कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती जा रही है, इसीलिए क्योंकि अब ज्यादातर बीटेक और एमटेक वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर आपको compete करने आए हैं। और जाहिर सी बात है अगर किसी भी स्टूडेंट ने एमसीए किया है, एमएससी किया है और उनके कंपैरिजन में अगर कोई बीटेक स्टूडेंट आता है, एमटेक स्टूडेंट आता है, तो हमारे कॉलेज वाले जो सिलेबस कवरेज है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और उस डिफरेंस की वजह से दिनों दिन ये पेपर जो है वो डिफिकल्ट टू क्रैक होता जा रहा है ड्यू टू हाई कट ऑफ्स। मैं आप सभी लोगों के लिए आज इस पूरी एल्गोरिथम के अंदर सारा इनपुट और सारे आउटपुट के साथ साथ मैं यहाँ पर आपके वेरिएबल्स भी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बिहाफ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में और काउंसलिंग सेशन में मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि मैम क्या हमें अब इस जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए अब सोच लेना चाहिए। क्या लगता है अगले 40 से 45 दिन जो हमारे पास बचे हैं, क्या इन 40 से 45 दिन के अंदर हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसी का जवाब दूंगी और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी जो है वो मैं इस सीरीज के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। मैं पिछले 6 साल से यूजीसी नेट डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ। मेरे गवर्नमेंट, प्राइवेट, मल्टीनेशनल, इसके अलावा जो भी मेरे इस एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस रहा है वो सब मैं आप सभी लोगों के साथ में जेआरएफ अड्डा पे शेयर करती हूँ। जेआरएफ अड्डा के साथ साथ बिट्स एंड बाइट्स बाय अदिति करके मैंने एक और यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट किया है कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपको टाइम मिले तो जरा जाके देखिएगा, सही लगे कुछ मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के क्लिप्स मैं वहां पर आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, अच्छा लगे तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दैट चैनल एज वेल। आप सभी लोगों के लिए मैं आज टॉपिक पर जो बात कर रही हूँ उस टॉपिक में मैं आप लोगों से सिलेक्शन एल्गोरिथम डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखो, हम सभी लोग जो कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स होते हैं, ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो जो हमारा बेस होता है वो बेस हमारा क्या होता है, हमारा जो बेस होता है वो ज्यादातर होता है कि या तो हम एमसीए करके आए हैं या हम एमएससी करके आए हैं या फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम सब लोग जो है वो बीटेक करके आए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चांसेस है कि कोई बच्चा जो है वो एमटेक करके भी यहाँ पर एग्जाम दे सकता है। बट अगर मेजोरिटी में स्टूडेंट्स की बात करूं तो सारे के सारे एमसीए और एमएससी वाले स्टूडेंट्स जो है वो यूजीसी नेट की तरफ जाते हैं। बीटेक वाला ज्यादातर बच्चा जो है वो गेट के लिए जाता था, बट अब क्योंकि हम लोगों को 4 ईयर डिग्री भी अलाउ कर दी है तो अब कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो 50 to 100% का ग्रोथ देखा गया है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस में पिछले 2 सालों के अंदर। 50% उससे पहले था और 100% इस बार है। ऑलमोस्ट डबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स हो गए हैं जो इस वक्त फॉर्म फिल करते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा जो सीएस बीटेक वाला बच्चा है वो अब क्या कर रहा है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकता है। और जिस हिसाब का सिलेबस उनके 4 साल में उनको पढ़ाया जाता है, जो यूनिट जो टॉपिक उन्हें पढ़ाए जाते हैं, और क्योंकि शायद वो अपने 3rd ईयर के अंदर गेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि गेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ के आते हैं इस वजह से उनके पास में कंपटीशन का एक एज होता है। और इसी कंपटीशन एज के लिए अगर आप लोग देखो तो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो दिनों दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है फॉर सीएस एस्पिरेंट्स। साथ ही साथ दिनों दिन जो है वो कंपटीशन भी ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ रहा है। I should also correct this line, not just competition, क्वालिटी कंपटीशन। अगर 5 बच्चे पेपर में बैठ रहे थे और आज अगर 10 बच्चे बैठ रहे हैं तो जो नए 5 बच्चे आए हैं उनकी क्वालिटी 100% बेटर हो रही है उन 5 बच्चों से, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कट ऑफ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज स्कोर जो है पर बच्चा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि क्यों बीटेक वाले स्टूडेंट के इस एग्जाम को देने से हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है। बट आपको जेन्युइनली लगता है कि सिर्फ यही एक वैलिड पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सोच ले कि शायद यार ये एग्जामिनेशन मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा?
या फिर हम ये सारी चीजें सोचे कि अगर इस एग्जामिनेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं डिकोड करूं और ये समझने की कोशिश करूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे क्या टारगेट करना चाहिए, तो शायद अगले 45 दिन आपके लिए सक्सेसफुली अच्छे निकल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम जो आपकी प्रोग्राम में बदल सके, जेन्युइनली डेफिनेट टाइम के अंदर रन कर सके विदाउट एनी एरर। तो वही एल्गोरिथम अपने एक्सपीरियंस से मैं लेके आई हूँ। पिछले 6 सालों में मैंने बहुत सारे कंप्यूटर एस्पिरेंट्स के साथ में काम किया है, पढ़ाई करी है, पढ़ाई करवाई है, तो उन सब के एक्सपीरियंस है और जो 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन रहे हैं पिछले 3 सालों में जेआरएफ हटा के, उन सब एक्सपीरियंस के साथ में मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, किस लेवल की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपके पास है, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप निकाल पा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने की भी स्टेजेस है, वो मैं अभी बात करूंगी। कितना रिवीजन है जो आप सभी लोग कर पा रहे हो, एंड देन फाइनली कितना कंसोलिडेशन है जो फाइनली आप लोगों ने टॉपिक का किया है। अब सबसे पहले मैं आती हूँ कॉन्सेप्ट्स पर। कॉन्सेप्ट्स पर मैं आऊं या फिर मैं बात करूं, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान आने वाले कुछ वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स में मैं सबसे पहले बात करूंगी कट ऑफ की। ऑब्वियस ही बात है, ये एग्जामिनेशन जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन है। अब इस एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है और ना ही पीएचडी हमें करनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप लोगों को पढ़ लेना है। हमारे पास में हमारा टारगेट मार्क हमको पता होना चाहिए कि यार मुझे इतना नंबर जो है वो लेके आना है। वो टारगेट मार्क्स जो है वो आपके कट ऑफ से निकलते हैं। तो कट ऑफ एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जो आपकी पढ़ाई को ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस करेगा और करना भी चाहिए। अगर अभी तक नहीं कर रहा है तो गलत बात है, करना चाहिए। देन आता है आप सभी लोगों का पेपर 1। जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से मैं मिली हूं, मेरा जब जेआरएफ हुआ था 2019 दिसंबर के अंदर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 200 से ज्यादा नंबर मेरे थे। बट आप हैरान होंगे पेपर 1 के अंदर नंबर सुन के, क्योंकि पेपर 1 मैंने लास्ट के सिर्फ 15 दिन पढ़ा था। ऑल्दो मैंने उसके बाद पेपर 1 में बहुत मेहनत करी और आज मैं जितना ज्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ मैं उतना ही ज्यादा पेपर 1 भी पढ़ाती हूँ। ज्यादातर बच्चे जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस ऑफकोर्स पेपर 1 के है, तो वो मुझे पेपर 1 के लिए भी जानती है। अब वही रीजन है कि मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस और बेहतर बता सकती हूँ। मेरे सिलेक्शन में क्योंकि मेरा पेपर 2 काफी ठीक ठाक था, काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मैं 200 प्लस स्कोर कर पाई। बट जो ये वाला पेपर 1 है, आज के टाइम पर, आज के कंपटीशन को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है आपके सिलेक्शन के अंदर। इसी के साथ साथ अब मैं बात करना चाहती हूँ सिलेबस के ऊपर। सिलेबस से ही निकल के आएंगे कॉन्सेप्ट्स। देखो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ या मैं डिफिकल्टी बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोगों का ये सिलेबस है ना, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर बात की जाए तो पहले अगर कंपेयर किया जाए नेट के अंदर और गेट के अंदर, तो जो आप सभी लोगों का नेट एग्जामिनेशन है ना, उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम में फैला हुआ था और गेट का जो है वो इतना वाइड नहीं है, पर डेप्थ ज्यादा पूछी जाती थी, है ना, टॉपिक्स की डेप्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं पेजिंग का एग्जाम्पल ले लूं, तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो मल्टी लेवल पेजिंग, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर शायद ही यूजीसी नेट में कभी क्वेश्चन बने, बट गेट में दिस क्वेश्चन कैन बी मेड, इट्स वेरी इजी। पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर की मैं बात करूं, कंपाइलर डिजाइनिंग की मैं बात करूं, तो शायद ही कैनोनिकल आइटम सेट से कभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता था। बट अब गेट के अंदर तो ये क्वेश्चन हमेशा से बनते थे, नेट में भी बनने लगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज syllabus is not just wider now but it is also becoming deeper इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स क्वालिटी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो दिनों दिन जो है वो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी इंप्रूव होने वाला है। साथ ही साथ जो ये कॉन्सेप्ट्स है मैं उनकी बात करती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसमें आपने जो पढ़ाई करी है वहां से लेकर अब तक टिल टुडे सारा का सारा जो सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट आपके इस एग्जाम के अंदर आते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर मैं पिछले पूरे के पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को इंक्लूड कर लूं, तो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, किस डेप्थ में आपने उन टॉपिक्स को पढ़ा है, क्या इतना डिटेल में पढ़ा है। जैसे मैं बहुत फ्रैंकली बताती हूँ, मुझे मेरे कॉलेज के अंदर आज तक एक क्लास टीओसी कंपाइलर की नहीं मिली थी। सब्जेक्ट था पर क्लास नहीं मिली थी। आज तक मुझे नहीं याद है कि नॉर्मलाइजेशन कभी किसी ने अच्छे से पढ़ा। आज तक जो है मुझे नहीं याद है कि ये जो टॉपिक है ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल जैसे, ये मैंने कभी भी पढ़े हैं। जॉइंट्स हमेशा प्रॉब्लम करते थे कॉलेज टाइम पर, यूनिवर्सिटी में बस रट के चले गए थे, तो पता नहीं कैसे पास हो गए। पर जब मैंने इस एग्जाम के लिए तैयारी करी, या बाकी जो जैसे मेरा एसबीआई एसओ एग्जाम निकला या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम निकला, जब मैंने पढ़ाई करी और मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये वाले टॉपिक जो है वो इतने भी शायद मुश्किल नहीं थे, बट कॉलेज टाइम पे मैंने पढ़े नहीं थे। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक में से आप उठा के पूछोगे तो शायद वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। सबसे इजी है, सबसे स्कोरिंग है, ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स। तो इट डिपेंड्स कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल पर बने हुए हैं।
वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब अभी तक क्या हुआ वो भूल जाओ, वो तो पास्ट था। आज से अगले 45 दिन के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बात कर रही हूँ तो देखो 45 दिन किसी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए तो बहुत कम है, बट अगर मुझे अच्छे से प्रीवियस ईयर एनालिसिस हो तो मैं ये जरूर कर सकती हूँ कि मैं फिल्टरेशन कर सकती हूँ, और उस फिल्टरेशन के बिहाफ पर मैं निकाल सकती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर एक यूनिट का रिदम बना सकती हूँ, हर एक यूनिट का थीम बना सकती हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट से फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक्स में निकाल सकती हूँ और उसके बिहाफ पर पढ़ाई कर सकती हूँ। आप सोच के देखिएगा कि ये चीज डुएबल है, पॉसिबल है नेक्स्ट 45 डेज में। बट ये जो चीजें हैं कि हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसी जगह पर जो कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करी है, चाहे वो एमसीए में हो, एमएससी में हो या बीटेक स्टूडेंट्स हो, उन्होंने टीओसी कंपाइलर ज्यादा पढ़ा होता है, उन्होंने कुछ यूनिट ज्यादा डिटेल में पढ़ी होती है, कुछ टॉपिक ज्यादा डिटेल में पढ़नी होती है, और उनके कॉलेज लेवल पे अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, इस वजह से उनके सिलेक्शन में उनको हेल्प मिलती है। जब मैं अपने कॉलेज के मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में थे तब मेरा जेआरएफ निकला था, क्योंकि उस टाइम पर मैंने एडिशनल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे समझ में आ गया था कि यार ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ने, तो वो 3 महीने जो थे ना मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैंने दिए, इस वजह से मेरा सिलेक्शन रहा। और यही रीजन है जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास में 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एल्गोरिथम के अंदर सोचते हैं कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल ट्यूरिंग मशीन एंड ट्यूरिंग मशीन में हम डिफरेंस देखते हैं, बिल्कुल वही काम है। हमें इस वक्त टोटल ट्यूरिंग मशीन चाहिए, ट्यूरिंग मशीन नहीं चाहिए है। वही चीज है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का क्या करेक्ट वे हो सकता है। मैं इसी सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी, चैनल पर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए, बट अगर मैं अभी बताऊं इन शॉर्ट, एटलीस्ट पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास में होने चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर साइंस के पिछले 10 साल के पेपर होने चाहिए। अगर आप सभी लोगों को चाहिए तो मैंने वो इग्निशन 1.0 के अंदर किया है, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर आपको करवाए हैं वीडियो सोल्यूशन। आप चाहते हो तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाके वो ले सकते हो। आप अगर अपने आप से लेना चाहते हो तो आप लोगों को मिल जाएंगे वेबसाइट पे जाके भी, ठीक है ना। बट यस, एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि 10 साल का पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। सारे मॉक टेस्ट बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो एनटीए ने बनाया है। इसके अलावा अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस में हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका टॉपिक समझ में आना जरूरी है। अगर मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के टॉपिक ही नहीं डिकोड कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन वो टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नया है। तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाती हूँ, जब भी मैं एनालिसिस करूंगी तो मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगी। उस 3 कैटेगरी को, 3 लेवल्स को मैं ऐसे डिवाइड कर रही हूँ। लेवल 1 पे मेरे लिए वो टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, इट्स लाइक बेसिक वाला सी। लेवल 2 पे मेरे लिए वो टॉपिक आता है जिसमें क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ तो आ रहा है कि यार वो इस टॉपिक से बना है, बट मैं उसे अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही। और लेवल 3 होता है कि मुझे कंप्लीटली आता है, एप्ट है वो मेरे लिए, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे टॉपिक भी पता है वो किससे आया और मैं उसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो जैसे मान लो डेटा लिंक लेयर है। अब डेटा लिंक लेयर जो है उससे पता है हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, बच्चे ने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, उसको पता है कि यार ये जो है वो प्रोपोगेशनल डिले का या ट्रांसमिशन डिले का क्वेश्चन है, उसे पता है, बट वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एक्चुअल आंसर नहीं निकाल पा रहा है। शायद थ्योरी भी आती है तो प्रैक्टिकली उसको इंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये लेवल 2 के अंदर आएगा। और लेवल 3 में आएगा कि आपको थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल है, आपको आता है, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर निकाला, वो लेवल 3 आता है। तो आपको एनालिसिस के टाइम पर अपने लिए एटलीस्ट 100 से 150 टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे ऐसे ही लेवल के। ये 100 से 150 टॉपिक्स में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बताना पड़ेगा, और फिर आप लोगों को काम करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जो कि मेरे लिए रिवीजन और कंसोलिडेशन वाले पार्ट में आता है। देखो रिवीजन से ही कंसोलिडेशन आता है, तो जो मेरा आउटपुट है ना वो इस एल्गोरिथम का आउटपुट ही कंसोलिडेशन है। देखिए भाई, मेरे हिसाब से जो मैं आपको थीम बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मेरे पास में 45 दिन का समय बचा हुआ है, 45 डेज अगर मेरे पास में बचे हुए, इन 45 डेज के अंदर आप लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलना कि आपको जो है वो अपने हाथ से 1000 एमसीक्यूज निकालने हैं, अपने हाथ से। अगर आपने ये कर लिया तो आप मान लीजिएगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बन सकते हैं। ये चांसेस बनने वाली बात बोल रही हूं। 1000 एमसीक्यूज अगर आपको निकालने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट मैं ये बोल रही हूं कि आपके पास में, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को 100 टॉपिक पढ़ाती हूँ,
ठीक है ना। आप उन 100 टॉपिक से अज्यूम करो कि एक टॉपिक से अगर 10 सवाल बन सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 1000 टॉपिक हमारे हो जाएंगे। मैं ये कह रही हूं, क्या हम सभी लोग अगले 45 दिन के अंदर हम ये 100 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं? ये 100 टॉपिक जो है वो आपकी 10 यूनिट से आने वाले हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो पर यूनिट ऑन एन एवरेज 10 टॉपिक है जो मुझे पढ़ने हैं, और ये 45 डेज के अंदर क्या डुएबल है? डेफिनेटली डुएबल है। अगर आप इस 45 यूनिट है, इस 45 यूनिट को 3 से डिवाइड करो, सोच के देखना। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये 1 टाइम जा रहा है, देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये 5 टाइम्स जाएगा। यानी कि अगर हर 3 दिन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 15 टॉपिक पढ़ रही हूँ, मतलब हर दिन के अंदर मैं 5 टॉपिक अगर पढ़ती हूँ, उन 5 टॉपिक के क्वेश्चंस निकालती हूँ, तो अब मेरे लिए 45 दिन के अंदर एक अच्छा खासा फिगर बन जाएगा और मैं 1000 एमसीक्यूज निकालूंगी। मतलब क्योंकि मैंने ये 100 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो मैं ये कर लूँ। सोच के देखिएगा कि मैं हर एक टॉपिक वाइज जो है इसे डिवाइड कर लूं और उस हिसाब से मैं ये सोच के देखूं तो शायद चीजें थोड़ी सी डुएबल लगेगी। अब उसके लिए जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि मेरे प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही है, मेरा टारगेट स्कोर कितना है, मुझे पेपर 1 में कितना स्कोर करना है, और मुझे पेपर 2 के ये जो आप बोल रहे हो कि 100 टॉपिक्स, हर यूनिट के 10 टॉपिक मुझे पता होने चाहिए। वो चीज जो है मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर लेके आई हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो है कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए कैसा कैसा रहा है। ये ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों के लिए किया था, जब मैंने जून का कोर्स लॉन्च किया था तब भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज हम लोग जो है अगर जेआरएफ कट ऑफ की बात करेंगे तो जेआरएफ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 180 से 220 के बीच में रहा है ना। 180 से 220 के बीच के अंदर जो है वो आप लोगों का ये कुछ फिगर रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आप लोगों की दिसंबर की कट ऑफ है उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो दिसंबर के अंदर जो है वो आप लोगों की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 190 प्लस कुछ गई थी जेआरएफ की कट ऑफ। तो हमारा जो मैक्सिमम स्कोर रहा है ना, वो मैक्सिमम स्कोर के साथ में ही मैं तो चलती हूँ कि 220 रहा। ये जनरल कैटेगरी के लिए बना रही हूँ, नेट तो ऑब्वियसली इससे कम में हो ही जाता होगा, तो जेआरएफ के लिए मैं 220 लेके चल रही हूँ। अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट के लिए मैं मान के चलती हूँ कि आप 190 स्कोर मान के चलो। सो 190 से 220 इसके बीच का फिगर जो है वो आपको हिसाब निकालना है। यानी कुल मिला के अगर 220 नंबर आपको लेके आने तो 110 क्वेश्चन आपको सही करने। टारगेट आपका आ गया है कि आपको 110 क्वेश्चन सही करने। अब अगर आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में पेपर 1 और पेपर 2 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको सिखा देती हूँ, मान लीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे जो है वो 210 नंबर लाने, 220 नंबर लाने आउट ऑफ 300। इसका मतलब ये है कि आपको 110 क्वेश्चंस जो है वो सही करने। इसका मतलब ये है कि आपके पास में पेपर 2 जो है उसके 100 सवाल हैं और जो पेपर 1 है उसके आपके पास में 50 सवाल है। तो आपको जो है वो इन टोटल कितने नंबर लेके आने हैं? 110 क्वेश्चन सही करने हैं। इस 100 में से मेरा मानना ये है कि अगर हम अगले 45 दिन भी ठीक तरीके से पढ़ के जाते हैं तो हम लोग आसानी से 70 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या है और हमारे पास में कौन सी यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा है, किस यूनिट से जो है वो कितने क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किस यूनिट से बनते हैं, ये मुझे अगर पता है और मुझे बस वही यूनिट के पिछले 10 साल के प्रीवियस से निकालने हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। अगर मान लो मैं एक सवाल निकाल रही हूँ उस टॉपिक का, तो उस एक सवाल से जो बचे हुए चारों ऑप्शन है वो सारे के सारे थॉरोली क्लियर हो जाने चाहिए। इस तरीके का मुझे कुछ करना रहेगा। 70 टॉपिक्स अगर आप यहाँ पर सही करते हो, मतलब 70 क्वेश्चंस अगर आप लोग यहाँ पर सही करते हो, 70 मतलब 30 गलत भी कर दो, 70 आप सही करते हो तो भी आप थोड़ा सा अगर हिसाब लगा के देखोगे तो आपको आपके पेपर 1 के अंदर कितने मिनिमम क्वेश्चंस है जो सही करने रहेंगे, आप बस माइनस करके देख लीजिएगा। हमारे पास में हम लोगों को जो है वो 40 का टारगेट लेके चलना है, राइट? 40 का हमको टारगेट लेके चलना है। अब ये चीज जो है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये डुएबल है, अभी भी मैं बता दूं ये डुएबल है, पर ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। बट ये इवन मोर डिफिकल्ट है बीटेक वाले बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कभी रिसर्च नहीं पढ़ी होगी, उसने कभी टीचिंग नहीं पढ़ा होगा, पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग उसका अच्छा होगा, आईसीटी उसका अच्छा होगा। बट आप सभी लोग जो अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
तो आपके लिए डुएबल है। बट मैं ये कह रही हूँ इस फिगर को थोड़ा मोल्ड करके देखो। आप अगर आप कंप्यूटर साइंस में थोड़ी और प्रोफिशिएंसी लेके आ सकते हो, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, किसी भी एक सीएस स्टूडेंट के लिए 40 सवाल सही करना आउट ऑफ 50 मैं मानती हूँ कि डिफिकल्ट है। जितना मैंने आप लोगों को पेपर 1 पढ़ते हुए देखा है, जितना मैं देखती हूँ पेड स्टूडेंट्स को भी पेपर 1 पढ़ते हुए, आई नो कि ये कम डुएबल है, इसके अंदर ज्यादा डुएबल फिर भी पॉसिबल है। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि क्या हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करें और हम 80 के आसपास लेके जाए। अगर आप इसे 80 के पास लेके जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका 30 पर आ जाता है। अगर आप ये सही करते हो तो यहां से 160 नंबर और यहां से आपके 60 नंबर, आपके पास में हो गए 220 नंबर। अब ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, अब ये आपको अपने इंडिविजुअल पैटर्न पे तैयार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ना कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितना पेपर 1 आता है, आपको कितना पेपर 2 आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इस फिगर के बीच में 70 to 80 इन पेपर 2 एंड 30 to 40 इन आप लोगों का पेपर 1, इसके बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट। You have a high probability of clearing this examination in this exam, is in this particular session. उम्मीद करती हूँ कि मैं समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। यही स्ट्रैटेजी है, एप्ट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। इसी स्ट्रैटेजी के साथ में मैं आप लोगों को जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देके जाती हूँ, जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए कि आप लोगों के यूनिट वाइज जो है वो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, एग्जाम के अंदर आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर मैं बात करूं तो मैंने कई बार आप लोगों को जो है वो ये टेबल दिखाई है, हर बार मैं एनालिसिस करती हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि देखो कैसे जो है वो आप लोगों का जून का पेपर रहा था 2020 में, किस यूनिट से कितने वेटेज रहा था, ठीक है, 21 में कितना वेटेज रहा था। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो वेटेज वाइज जो है वो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में हर यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके पास में, ठीक है। आपके पास में जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके पास में जो है वो आपका नेटवर्किंग है, जिसके कौन कौन से यूनिट है। आपके पास में टीओसी कंपाइलर है, जिसके जो है वो कौन कौन से यूनिट है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देख सकते हो। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, देख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है, देख सकते हो। आप जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, देख सकते हो। देन डिजिटल लॉजिक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग है। ये चीज जो है वो आप देख सकते हो। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, ठीक है। आप इस पीडीएफ को जाके ले लीजिएगा, या फिर ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने बताया जेआरएफ अड्डा विद अदिति, वहां पर भी आप लोगों को जो है वो ये पीडीएफ मिल जाएगी, डू नॉट वरी। अब बात ऐसी है कि ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास में जो अगले 45 दिन बचे हैं, उन 45 दिन के अंदर हम कैसे ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर ये टारगेट हमने अचीव कर लिया अगर तो ये इम्पॉसिबल वाला टैग आई एम पॉसिबल में बदल जाएगा। बट अगर अभी से हम लोगों ने एक्शंस नहीं लिए, काम नहीं किया, तो नहीं बनेगा। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि वो मेरे साथ में जो है वो अगले 45 दिन बिताना चाहते हैं, हम पूरा कोर्स नहीं खरीद सकते या नहीं खरीद पाए, हमारे पास में समय निकल गया, तो अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स में आ सकते हैं, छोटे कोर्स में आ सकते हैं, जो कि है इग्निशन बैच। इग्निशन 2.0 मैंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं यही कर रही हूँ। 1000 एमसीक्यूज आपको अपने हाथों से सॉल्व करवा रही हूँ, दिन के 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, जिसके अंदर मैं ऑफकोर्स उस टॉपिक को भी आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके पीडीएफ भी आप लोगों तक पहुंचा जाती है। इसके साथ इग्निशन 1.0 अगर आप लेते हो तो 10 साल के प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स। ये पूरे कोर्स अगर आप बाय नहीं कर पाए हो तो भी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। आप अगर चाहो तो आप इसे बाय कर सकते हो और मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हो। तो कुल मिला के कोशिश मैंने ये करी कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। अब जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी करने आई हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा चैनल पर
जो है वो हर बार मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ स्पेशल सीरीज लाती हूँ एग्जाम के आखिरी दिनों में। तो इस बार भी मैं आप सभी लोगों के लिए 200 प्लस आउट ऑफ 300 हम कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके लिए एक सीरीज लाई हूँ 4 in 1 सीरीज। ये जो 4 in 1 सीरीज है इसमें मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ दिन के। एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन निकलते हैं, उन चारों ऑप्शंस को कैसे डिकोड करके आप नई चीजें पढ़ सकते हो और कैसे रिलेट कर सकते हो और अपने नंबर बना सकते हो, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से जो ये सीरीज है मैं आप लोगों के लिए अनाउंस आज कर रही हूँ। ये सीरीज जो है वो आप सभी लोगों के लिए 8 PM आएगी JRF अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट जैसे मैं 8 PM लाइव आऊं आप भी लाइव मेरे साथ पढ़ सको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा, एल्गोरिथम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपको कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे कल के वीडियो में, जहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ ये यूनिट, राइट। पहला जो सीरीज का पहला जो आप लोगों का वीडियो है वो मैं कल आप लोगों के लिए इसी समय 8 PM ही लेके आने वाली हूँ। गुड लक।